अब हम पढ़ेंगे लोड शेयरिंग बाय ईच ट्रांसफार्मर इन ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन। यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर को मैं टी बी बी नाम दे रही हूँ, बी फॉर कैपिटल बी फॉर प्राइमरी और स्मॉल बी फॉर सेकेंडरी है, और टी सी सी नाम दे रही हूँ सी ट्रांसफार्मर को, जिसमें कैपिटल सी प्राइमरी को, स्मॉल सी सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों ट्रांसफार्मर्स से जितनी पावर ट्रांसमिट होगी लोड को, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर लोड जो है वो कुछ केवीए का है, तो वो केवीए जो है कितना शेयर होगा दोनों ट्रांसफार्मर्स के थ्रू। भले ही दोनों ट्रांसफार्मर्स आइडेंटिकल है, पर हम ये चेकआउट करना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली सेम अमाउंट में पावर ट्रांसमिट होगी। वो सारी चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं। मुझे इसके लिए फेज़र डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी, तो उसी टर्म्स में मैं सारा पूरा लोड ट्रांसफ़र और लोड शेयर्ड बाय इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर इन वी कनेक्शन और ओपन डेल्टा समझाने जा रही हूँ। ये ट्रांसफार्मर मेरा C है और ये ट्रांसफार्मर मेरा B है। ये B की प्राइमरी, ये B की सेकेंडरी है, ये C की प्राइमरी और ये C की सेकेंडरी है। नेचुरली लोड जो कनेक्टेड है वो सेकेंडरी साइड से ही कनेक्टेड रहेगा। लोड हमारा स्टार कनेक्शन में है। स्टार कनेक्शन में है तो एक न्यूट्रल मैं इसके स्टार कनेक्शन के पॉइंट को मैं न्यूट्रल पॉइंट यहाँ N से शो कर रही हूँ, और बाकी तीनों वर्टाइसेस जो स्टार के हैं वो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से शो कर रही हूँ। पहले मैं एक्टिव पावर के टर्म्स में बता देती हूँ, फिर मैं केवीए के टर्म्स में भी आप लोगों को बता दूंगी कि कितना लोड शेयर होगा थ्रू इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर। सी ट्रांसफार्मर की बात करें तो सी ट्रांसफार्मर के अक्रॉस का वोल्टेज मैं जो दिखा रही हूँ, प्लस इधर दिखा रही हूँ, माइनस इधर दिखा रही हूँ, तो उस वोल्टेज का नाम मैं VCA दूंगी अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन। और अगर मैं प्लस अब ऑल्टर कर देती हूँ, प्लस इधर दिखाती हूँ A की तरफ और माइनस C की तरफ दिखाती हूँ, तो नाम मेरा VAC हो जाएगा, और ये अपोजिट टू डॉट कन्वेंशन वोल्टेज होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। प्लस साइन मैं यहाँ का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि करंट बाहर जहाँ से आता है लोड को सप्लाई करने के लिए, वो टर्मिनल हमेशा प्लस में रहता है। किसी भी कंपोनेंट से लोड को सप्लाई देने के लिए जब करंट बाहर आता है तो उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे प्लस पोलैरिटी होती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इसलिए मैंने प्लस साइन ए की तरफ लिया है, तो मैं वोल्टेज कंसिडर करके चलूंगी VAC फॉर C ट्रांसफार्मर, और VAC की वजह से C ट्रांसफार्मर से बाहर आने वाला जो करंट है वो मेरा IA है। और अगर C और A टर्मिनल्स के टर्म्स में मैं बताना चाहूँ कि कितना करंट आ रहा है, तो C to A फ्लो होके ये करंट प्लस पोलैरिटी से बाहर आ रहा है। डॉट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये करंट IAC होगा, और अपोजिट टू डॉट कन्वेंशन में ले रही हूँ, माइनस IAC करंट ले रही हूँ, और वो IAC करंट का नाम मैं IA ले रही हूँ क्योंकि A लाइन से वो बाहर आ रहा है। तो ये तो हो गए पोलैरिटीज की बात, और वोल्टेजेस कैसे, नॉमेनक्लेचर, करंट का नॉमेनक्लेचर ये जनरल मैंने बताया है, जो हर सिस्टम में एप्लीकेबल है जो लोड को सप्लाई करता है। डॉट कन्वेंशन नेचुरली म्यूचुअल इंडक्शन की केस में एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ मैंने डॉट कन्वेंशन की बात की। डॉट कन्वेंशन से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाकर अपलोड करूँगी। यहाँ पर अब फिर से मैं वहीं आ जाती हूँ कि C ट्रांसफार्मर के अक्रॉस का वोल्टेज VAC है, जिसमें प्लस पोलैरिटी A की तरफ है, माइनस पोलैरिटी C की तरफ है, और A की पोलैरिटी जो प्लस है वहाँ से बाहर आने वाले करंट का नाम मैं IA दे रही हूँ, लाइन करंट I। इन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब ये वोल्टेज और ये करंट के प्रोडक्ट, और साथ में उनके बीच के एंगल का जो फेज डिफरेंस, उनका जो फेज डिफरेंस होगा VAC का और IA का जो फेज डिफरेंस होगा, उस एंगल का कॉस, मतलब VAC IA एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VAC एंड IA, ये मुझे पूरा एक्टिव पावर सप्लाइड बाय C ट्रांसफार्मर दे देगा। सिमिलरली अगर मैं B ट्रांसफार्मर से बाहर आने वाली एक्टिव पावर को मेजर करना चाहूँ, तो मुझे B ट्रांसफार्मर के अक्रॉस का वोल्टेज और B ट्रांसफार्मर से बाहर आने वाले करंट को देखना पड़ेगा। B ट्रांसफार्मर के अक्रॉस का वोल्टेज B की तरफ प्लस पोलैरिटी में ले रही हूँ क्योंकि बाहर आने वाला करंट मुझे IB दिखाना है,
तो मैं बी पर ही पॉजिटिव पोलैरिटी दिखा रही हूँ, और बाय चांस ये मेरा मैच कर रहा है डॉट कन्वेंशन से, तो मुझे यहाँ ऑल्ट्रेशन वोल्टेज पोलैरिटी का नहीं करना पड़ रहा है। तो मेरा वोल्टेज VBC है जिसकी प्लस पोलैरिटी बी की तरफ है, और उसकी प्लस पोलैरिटी से IB करंट बाहर आ रहा है। अब ये वोल्टेज और ये करंट की वजह से एक्टिव पावर जो वॉट्स में होती है वो कितनी बाहर आ रही बी ट्रांसफार्मर से, या बी ट्रांसफार्मर कितनी एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, तो वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ VBC इंटू IB एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VBC एंड IB। ये मुझे एक्टिव पावर दे देगा बी ट्रांसफार्मर से बाहर आने वाली, मतलब बी ट्रांसफार्मर कितना एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है तो इतना वॉट्स में, और सी ट्रांसफार्मर कितनी एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है वॉट्स में तो इतना। अब यहाँ पे VBC IB VAC IA ये सारे मैग्नीट्यूड से, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो ये आपका फेज वोल्टेज है, VAC या VCA फेज वोल्टेज है जिसे मैं VPH बोल सकती हूँ, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ VBC, मैग्नीट्यूड ऑफ VAC उसको मैं V फेज बोल रही हूँ, और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फेजर कैन बी रिटन लाइक दिस VBC बार और मोड। ऐसे ही VAC बार और मोड वो क्या है VPH। ये दोनों एक ही चीज है, लिखने के तरीके अलग अलग है। इसी तरीके से अगर मैं करंट को देखना चाहूँ तो यहाँ का लाइन करंट I है, यहाँ का लाइन करंट IB है, पर ये लाइन करंट इटसेल्फ फेस करंट है जो हम पहले पढ़ चुके, तो ये फेस करंट्स का नाम मैं क्या दे रही हूँ IPH। इसी को दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकती हूँ, I फेजर का मोड, IB फेजर का मोड, वो भी क्या होगा IPH। तो सेम, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों स्टेटमेंट्स मैथमेटिकली दे आर ट्रू। तो ये हो गए वोल्टेज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इन वोल्टेजेस को VPH से, और इन करंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं IPH से। अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ लोड को। लोड मेरा स्टार कनेक्टेड है, जैसा कि अभी पहले भी बताया था मैंने, न्यूट्रल पॉइंट इसका N है, इसके 3 वर्टाइसेस जो है वो A B C है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये जो लोड है वो लैगिंग पावर फैक्टर वाला है, और इसका पावर फैक्टर मैं cos phi कंसिडर कर रही हूँ, वो मैंने वहाँ साइड में लिखा हुआ है। अब फेजर डायग्राम में बनाने की बात करूँ तो मैं इस पूरे सिस्टम का फेजर डायग्राम बनाना चाहूँगी जिसमें सेकेंडरी वोल्टेजेस, सेकेंडरी करंट्स और लोड के अक्रॉस का इंडिविजुअल जो स्टार कनेक्टेड है तो इंडिविजुअल फेज के अक्रॉस का वोल्टेज और इंडिविजुअल फेज से बहने वाले करंट्स को मैं इस फेजर डायग्राम पर शो करूँगी। एक मैं जनरल कॉन्सेप्ट बता दूं कि फेजर डायग्राम हमेशा लोड साइड से ही ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि लोड के अक्रॉस का वोल्टेज, लोड में से बहने वाला करंट, ये सब हम मेजर कर सकते हैं, लोड हमारे कंट्रोल में है। सिस्टम जो सप्लाई कर रहा है लोड को वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोड हमारे कंट्रोल में है। तो लोड का वोल्टेज, लोड में से बहने वाला करंट, ये सब हम मेजर कर सकते हैं, उसका पावर फैक्टर वो सब हम मेजर कर सकते हैं। लोड का नेचर हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे हाथ में, तो हमने लोड का नेचर यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर का रखा है, और इस लोड के अक्रॉस का जो तीनों फेजेस के अक्रॉस के जो वोल्टेजेस है वो VAN, VNB, VBN और VCN, ऐसे 3 वोल्टेजेस मैं ले रही हूँ। VAN A पहले लेने का रीजन ये है कि A पॉजिटिव पोलैरिटी पे विद रिस्पेक्ट टू N, VBN में B पहले और N बाद में लेने का सफिक्स में रीजन ये कि B पॉजिटिव पोलैरिटी पे, N निगेटिव पोलैरिटी पे, लोअर पोलैरिटी पे, ऐसे ही VCN में C हायर पोलैरिटी पे और N लोअर पोलैरिटी। तो मेरे जो 3 वोल्टेजेस है इस लोड के अक्रॉस के, वो तीनों वोल्टेजेस को मैं फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैं इसी स्टार पैटर्न में उसके फेजर्स को शो कर रही हूँ। तो मेरा VAN ऐसा होगा, VBN ऐसा होगा और VCN ऐसा होगा, ये मुझे मालूम है। और अगली चीज़ मुझे क्या मालूम है, लोड का नेचर, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर का है, कितना पावर फैक्टर एंगल है 5, वो वहाँ शो किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस फेज के अक्रॉस का वोल्टेज जो VAN है और इस फेज में से बहने वाला जो करंट है, चूंकि कनेक्शन जो दिख रहा है उस हिसाब से आए करंट ही इस फेज से बहेगा,
तो IA करंट जो होगा VAN को फाई एंगल से लैग करेगा। तो IA जो है वो अपने वोल्टेज VAN को फाई एंगल से लैग करेगा। सिमिलरली IB जो है वो अपने वोल्टेज VBN को भी फाई एंगल से लैग करेगा। इसी तरीके से VCN को IC भी फाई एंगल से लैग करेगा। अब ये तो हो गए लोड के वोल्टेजेस और लोड के करंट्स जो हम लोड के नेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पा रहे हैं। अब इन्हीं की मदद से मैं इन तीनों वोल्टेजेस की मदद से मैं ट्रांसफार्मर के वोल्टेजेस को भी डिफाइन कर सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे KVL यूज करनी पड़ेगी। अब KVL तो एक लूप चाहिए, क्लोज लूप। तो देखिए VCA जो है वो C ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है, और जो लूप कंप्लीट हो रहा है VCA को लेकर वो लोड के कौन से दो फेजेस को लेकर कंप्लीट हो रहा है वो देखते हैं। C से चलना शुरू किया, A तक आए, फिर इस लोड के A तक आए, फिर N पर आए, N से C पर आए, और ऐसे करते हुए हम C पर पहुंच गए। ये हमारा कंप्लीट क्लोज लूप है जिस पर मैं KVL लगा सकती हूँ। ये KVL लगा सकती हूँ, तो KVL लगाने का जो एक कन्वेंशन है वो ये है कि लूप में एक पॉइंट से चलना शुरू करो और हर वोल्टेज को ट्रेस करते चलो। वोल्टेज को ट्रेस करना मतलब उस वोल्टेज को क्रॉस करो। C से मैं A की तरफ गई तो मैं किसको क्रॉस कर रही हूँ? VAC वोल्टेज को। अब मैं VAC के किसकी तरफ जा रही हूँ? प्लस की तरफ जा रही हूँ। C से A जा रही तो VAC के प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो मैं VAC को प्लस साइन के साथ लिख लूंगी। ये लिख लिया मैंने प्लस साइन के साथ। फिर मैं A से A गई, कोई वोल्टेज नहीं है, कुछ नहीं लिखा। A to N गई तो मुझे कितना वोल्टेज मिला? VAN। VAN जो है वो उसके मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रही हूँ। किसकी तरफ जा रही हूँ? माइनस की तरफ। तो VAN के आगे मैं क्या लगा दूंगी? माइनस साइन। फिर मैं N से C की तरफ गई तो मैं VCN के किस तरफ जा रही हूँ? प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो मैं यहाँ प्लस साइन लगा दूंगी। फिर मैं C से C पर ही आई, मतलब मेरे सारे वोल्टेजेस खत्म हो गए हैं, मैंने तीनों वोल्टेजेस लूप के ले लिए, तो अब इक्वल टू 0 लगा दूंगी। ये मेरी KVL इक्वेशन हो गई C ट्रांसफार्मर को लेकर और दो फेजेस लोड के लेकर। इसी इक्वेशन को जब मैं जम्बलिंग करती हूँ तो इक्वल टू के उस तरफ ये दोनों टर्म्स ले जाती हूँ, तो ये हो जाएंगे VAN माइनस VCN, मतलब VAC की जो वैल्यू होगी वो VAN माइनस VCN से डिफाइन हो सकती है। तो ये दोनों लोड के दो फेज वोल्टेजेस है और ये VAC हमारा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हो गया। इसी तरीके से मैं VBC वोल्टेज के साथ को डिफाइन कर सकती हूँ दो लोड के फेजेस के वोल्टेज को लेकर। तो लूप देख ले कौन सा वाला, B से चली, इस B तक आई, फिर N तक, फिर C तक, ऐसे करते हुए ये लूप कंप्लीट हो गया। मतलब हम इस पर KVL अप्लाई करेंगे, हम इस पर KVL अप्लाई करेंगे। जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें VBC इक्वल टू VBN माइनस VCN मिल जाएगा। जो अभी मैंने तरीका बताया उसी तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे तो VBC इक्वल टू VBN माइनस VCN मिल जाएगा। तो ये हमने ट्रांसफार्मर के दोनों ट्रांसफार्मर के वोल्टेजेस को, फेज वोल्टेजेस को हमने इन टर्म्स ऑफ लोड स्टार फेज वोल्टेजेस के टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया। ये सब मैं कर रही हूँ कि मुझे लोड शेयर्ड बाय इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर टू द लोड फाइंड आउट करना है। पहले मैं एक्टिव पावर के टर्म्स में फाइंड आउट कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसको KVA में भी फाइंड आउट करके बताऊंगी। अब हम ये जो वोल्टेजेस हमारे KVL इक्वेशन के थ्रू VAC और VBC मुझे मिल गया है इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेजेस ऑफ लोड, इसे मैं फेजर डायग्राम पर ड्रॉ कर लेती हूँ। ग्राफिकली भी इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे? VAC बन रहा है VAN से और VCN के निगेटिव से। तो पहले मैं VCN का निगेटिव ड्रॉ कर लेती हूँ। VCN का पॉजिटिव ये है, तो निगेटिव जो होगा VCN का वो यहाँ होगा, ये माइनस VCN हो जाएगा। एग्जैक्टली पीछे माइनस VCN होगा। अब VAN और VCN से मैं पैरेललोग्राम ये कंप्लीट करूंगी। फेजर एडिशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो उसके अकॉर्डिंग VAN और VCN से मैं एक पैरेललोग्राम ये कंप्लीट कर लूंगी और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो मेरा VAC होगा। ये हम सब मैथ्स में पढ़ चुके हैं।
तो जो वेक्टर एडिशन वाला लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वही सेम फेजर्स पर भी एप्लीकेबल होता है। मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का इंटेंशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है कि बेसिक भी उनका हर पॉइंट पर क्लियर रहे कि कौन सा मैथ्स का लॉ, रूल, टूल हम इलेक्ट्रिकल में कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से मैं उन स्टूडेंट्स की मदद करना चाह रही हूँ। मेरा बार बार उन सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने का रीज़न ही यही है कि उनको हर पॉइंट पर क्लियर रहे कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। अब यहाँ पर जो इंटेंशन है फ़िलहाल वो है VBC और IB के बीच का एंगल पता करना और VAC और IA के बीच का एंगल पता करना। देखिए कैसे पता करते हैं। VCN और -VCN के बीच का जो एंगल है ये वाला पूरा 180 डिग्री का एंगल है, ठीक। VCN और VBN के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। तो बचा हुआ ये पूरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब VBN और VCN लेंथ में सेम है तो जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो पैरेललोग्राम जो होगा वो एक्चुअली रोम्बस होगा और ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द डायगोनल। मतलब VBC और VBN के बीच का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। अब मुझे एंगल पता करना है VBC और IB के बीच का। मुझे एंगल पता करना है VBC और IB के बीच का। मतलब कौन सा एंगल पता करना है मुझे, ये वाला, ये एंगल मुझे पता करना है। तो ये एंगल बन रहा है 30 + 5 का, ये एंगल बन रहा है 30 + 5 का। मतलब यहाँ पर मैं एंगल जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको मैं एंगल में चेंज कर देती हूँ और वो हो जाएगा मेरा 30 + 5, ठीक। अब मुझे एंगल पता करना VAC और IA के बीच में। VAC कहाँ है, ये रहा। IA कहाँ है, ये रहा। फिर से हम देखते हैं, VCN और -VCN के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, ये वाला, ये एंगल 180 डिग्री हो गया। VAN और -VCN के बीच में वैसे ही एंगल ये, और VAN और VCN के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ये वाला। VCN और VAN के बीच का एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। तो बाकी का बचा हुआ ये एंगल पहले ही बता चुकी हूँ 180 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल रिमेनिंग होगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल 60 का होगा। मतलब VAC और VAN के बीच का एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। अब मुझे एंगल पता करना है IA और VAC के बीच में। IA और VAN के बीच का एंगल 5 है, तो IA और VAC के बीच का एंगल ऑब्वियस है 30 - 5 बनेगा। मैं एक बार फिर समझा दूंगी। एंगल जो बनेगा वो 30 - 5 बनेगा। फिर से मैं क्लियर कर दूं, VCN और -VCN, VCN और -VCN के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। VCN और VAN के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो ये बचा हुआ रिमेनिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो गया, ठीक। अब ये 60 डिग्री का एंगल जो है वो एग्जैक्टली बाइफर्केट होगा VAC से 30-30। तो VAC और VAN के बीच का एंगल, क्योंकि ये रोम्बस बन रहा है, पैरेललोग्राम रोम्बस है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये वापस कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो IA
और VAC के बीच का जो एंगल होगा वो 30-5 बनेगा। इस तरीके से VBC और IB के बीच का एंगल हमें मिल रहा है 30+5 और VAC और IA के बीच का एंगल हमें मिल रहा है 30-5। इसकी मदद से मुझे यहाँ ये तो दिख जा रहा है कि एक्टिव पावर ट्रांसफॉर्मर B और ट्रांसफॉर्मर C कितना ट्रांसमिट करेंगे, तो एक लैगिंग पावर फैक्टर पे ट्रांसमिट करेगा और एक लीडिंग पावर फैक्टर पे। अब ये कैसे बोल रही हूँ मैं स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि करंट अगर ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू अपने वोल्टेज, तो पावर जो होगी वो लीडिंग पावर फैक्टर की ट्रांसमिट होगी, और करंट अगर ज़्यादा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, तो पावर जो ट्रांसमिट होती है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर होती। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। हम चेक करेंगे VBC फेज़र को और IB फेज़र को, देखें कौन आगे है या कौन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़्यादा है या कौन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो VBC ये फेज़र है और IB उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब IB लैग कर रहा है VBC को, IB लैग्स VBC, देयरफॉर लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ TBB, मतलब सेकेंड ट्रांसफॉर्मर जो है B ट्रांसफॉर्मर वो लैगिंग पावर फैक्टर पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। सिमिलरली अब हम चेक कर लेते हैं VAC और IA को। तो VAC जो है वो ये है और IA जो है वो उससे ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब IA लीड कर रहा है VAC को, तो IA लीड्स VAC, देयरफॉर लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर C ट्रांसफॉर्मर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो IA लीड कर रहा है VAC को, तो C ट्रांसफॉर्मर मतलब TCC जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है और TBB जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। अब पावर के अगर के KVA को, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर में पावर को अगर मैं एनालाइज करूं, तो हमें मालूम है कि किलो वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर पावर जो होती है अपरेंट पावर, वो हमेशा VI कॉन्जुगेट होती है, किसी भी कंपोनेंट या किसी भी इक्विपमेंट से ट्रांसमिट की गई या रिसीव की गई। तो यहाँ पर मैं SCC फाइंड आउट कर रही हूँ, मतलब C ट्रांसफॉर्मर से जो KVA ट्रांसमिट हो रही है वो फाइंड आउट कर रही हूँ। तो VI कॉन्जुगेट मतलब मेरे लिए V हो जाएगा VAC C ट्रांसफॉर्मर के लिए और करंट हो जाएगा I। अब VI कॉन्जुगेट, तो I का जो फेजर टर्म है उसको मैं मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिख रही हूँ। तो मैग्नीट्यूड उसका I हो गया और एंगल जो है वो लीड कर रहा है VAC को 30+-5 एंगल से, तो एंगल 30-5 लिख रही हूँ। अब IA जो है वो 30-5 एंगल से VAC को लीड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 30-5 के आगे प्लस साइन लगाएंगे, जो कि मैंने नहीं लगाया है, यहाँ पॉजिटिव है, ये 30-5 जो है वो पॉजिटिव है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ KVA VI का कॉन्जुगेट ये करके रखा है। अब V तो VAC हो गया और I मैग्नीट्यूड एंगल का कॉन्जुगेट, मतलब एंगल का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 30-5 5-30 हो जाएगा। तो अब हमारा VAC को मैं V फेज लिख दे रही हूँ, वो मैंने पहले ही यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, और IA को मैंने I फेज लिखा है। तो V फेज I फेज एंगल 5-30 हो जाएगा आफ्टर कॉन्जुगेट ऑपरेशन। कॉन्जुगेट ऑपरेशन आपको मालूम होगा मैथ्स में कि इमेजिनरी टर्म कॉन्जुगेट की वजह से साइन, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज हो जाता है, और अगर इमेजिनरी टर्म नहीं है तो एंगल का साइन चेंज हो जाता है। तो वो यहाँ पर मैंने एंगल का साइन चेंज कर दिया। अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो V फेज I फेज, और इसका रियल पार्ट हो जाएगा cos ऑफ 5-30 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा प्लस J V फेज I फेज साइन 5-30। रियल पार्ट इसका जो PCC है वो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका वार्स, ये वॉट्स है, ये वार्स है। इमेजिनरी पार्ट मैंने नहीं लिखा है, वो हम जब जरूरत पड़ेगी आगे उसके बारे में बात करेंगे। रियल पार्ट जो PCC है वो ये है। अब आप लोग कहेंगे कि वहाँ तो cos 30-5 लिखा हुआ है और यहाँ 5-30,
तो बेटा मैथ्स में 5 माइनस 30 कॉस ऑफ 5 माइनस 30 या कॉस ऑफ 30 माइनस 5 सेम होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। तो इसलिए चाहे मैं 5 माइनस 30 लिखूँ या 30 माइनस 5 लिखूँ, यहाँ पर कॉस के साथ चलेगा। पर साइन के केस में तो एक्चुअली ये 5 माइनस 30, मतलब आप ये मानकर चले कि एक्चुअल एंगल 5 माइनस 30 वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 30 माइनस 5, पर जब मैं केवीए के टर्म्स में बात करें तो ये एंगल मुझे डील करना पड़ेगा 5 माइनस 30 के टर्म्स में ही, जो कि कॉस में ज़्यादा फर्क नहीं ला रहा है, साइन में लाएगा। अब रियल पार्ट को मैं पीसीसी जैसा पहले लिखा था वैसा लिखा है, इमेजिनरी पार्ट को हम क्यू, मतलब वार्स को हम क्यू से एब्रीविएट करते, डिनोट करते, तो यहाँ मैंने क्यूसीसी लिखा हुआ है। अब मैं केवीए ट्रांसफॉर्म बाय द बी ट्रांसफॉर्मर एसबीबी की बात कर रही हूँ, तो फिर से मैं वी आई कॉन्जुगेट लूँगी, वी मेरा वीबीसी हो जाएगा और आई मेरा आई बी हो जाएगा, और आई का एंगल जो होगा वो वी के साथ आई बी जो है, मतलब वी बी सी से आई बी 30+5 एंगल से लैग कर रहा है, वी बी सी से आई बी 30+5 एंगल से लैग कर रहा है। तो लैगिंगनेस को मैं माइनस साइन के साथ दिखाऊंगी, तो आई जो मेरा पूरा आई फेजर का एक्सप्रेशन होगा वो आई मैग्नीट्यूड एंगल -30+5 ये हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि केवीए का जो एक्सप्रेशन होता है वो वी आई कॉन्जुगेट होता है। तो वी बी सी को मैं वी फेज ले रही हूँ, आई बी को मैं आई फेज ले रही हूँ, और एंगल का कॉन्जुगेट लिया तो माइनस जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगी तो रियल पार्ट हो जाएगा वी फेज आई फेज cos 30+5, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा प्लस जे वी फेज आई फेज साइन 30+5 हो जाएगा। रियल पार्ट मतलब वॉट्स यानी पीबीबी एक्टिव पावर वो ये पूरी देकर रखी हुई है, और इमेजिनरी पार्ट जे और क्यूबीबी जिसकी बात आगे जरूरत पड़ने पर मैं करूंगी। तो ये केवीए ट्रांसफॉर्म बाय सी ट्रांसफॉर्मर है, ये केवीए ट्रांसफॉर्म बाय बी ट्रांसफॉर्मर। अब टोटल ओपन डेल्टा में टोटल जो केवीए ट्रांसफॉर्म्ड होगा वो एससीसी प्लस एसबीबी होगा। तो आगे अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी एससीसी प्लस एसबीबी भी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी, और सेम चीज मैं इवैल्यूएट करूंगी एसबीबी प्लस एससीसी विद द हेल्प ऑफ पीबीबी और पीसीसी। अब मैं वो समझा देती हूँ आपको। तो अब टोटल केवीए हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों ट्रांसफार्मर मिलके लोड को कितना केवीए ट्रांसमिट करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया था कि पीबीबी और पीसीसी के से भी मैं टोटल केवीए फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले मालूम है। अपरेंट पावर का रिलेशन एक्टिव पावर से, अपरेंट पावर का रिएक्टिव पावर से, ये सारे रिलेशंस हमें मालूम है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। टोटल केवीए ट्रांसफॉर्म टू द लोड बाय ओपन डेल्टा जो होगी वो एस वी फॉर ओपन वी कनेक्शन का ले रही हूँ, और टोटल पावर बी ने जितनी ट्रांसमिट की केवीए और सी ने जितनी ट्रांसमिट की, उन दोनों का सम जो होगा वो टोटल ओपन डेल्टा जितनी लोड को पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा। अब मैं टोटल एक्टिव पावर ट्रांसमिट की बात करूँ तो पीवीवी इज इक्वल टू पीबीबी प्लस पीसीसी हो जाएगा। पीबीबी जैसा अभी मैंने बताया था वीबीसी आई इंटू आई बी कॉस ऑफ 30+5 है, और पीसीसी जो है वीएसी आई कॉस 30-5 है। अब जब मैं मैथ्स के फॉर्मूले से इसे ओपन करती हूँ कॉस ए प्लस बी को और कॉस ए माइनस बी को, तो वो एक्सपांशन के बाद मेरा पीवीवी का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो वी पी एच आई पी एच मैंने कॉमन निकाल लिया, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इसकी वजह से, और कॉस ऑफ ए माइनस बी की वजह से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। तो अब सेकेंड टर्म जो साइन है साइन बी की, एक माइनस में और एक प्लस में, तो वो तो कैंसिल हो जाएगी। कॉस ए कॉस बी की दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो कॉस ए मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 रख दी, cos 5 और ऐसी दो टर्म्स है, तो टोटल मेरे पास दो टर्म्स हो गई, 2 कैंसिल हो गया, तो वी पी एच आई पी एच इंटू √3 cos 5 ये आ गया। वी पी एच आई पी एच √3 बाहर ले लिया, तो ये पूरा मेरा पी वी वी का एक्सप्रेशन हो गया, मतलब ये आपका एक्टिव पावर हो गई। एक्टिव पावर हमेशा cos 5 के साथ होती है, रिएक्टिव पावर हमेशा sin 5 के साथ होती है। तो ये मेरा टोटल अपरेंट पावर है, उसका रियल पार्ट cos 5 हो जाता है और उसका इमेजिनरी पार्ट sin 5 हो जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एसवीवी को अगर मैं रियल और इमेजिनरी पावर के टर्म्स में लिखूं, वॉट्स ये हो गया, वार्स वो हो गया, तो √3 वी फेज आई फेज cos 5 है,
प्लस j√3 V फेज I फेज साइन फाई, और टोटल एक्टिव एपरेंट पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है ओपन डेल्टा से लोड की तरफ, तो वो जो हो जाएगी वो हो जाएगी SVV, मतलब एपरेंट पावर की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो SVV जो होगा वो मेरा VI कॉन्जुगेट के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। और एंगल के उसमें अगर एक्सपांड करते हैं तो नेचुरली √3 V फेज I फेज और I फेज, और लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो लोड का एंगल कितना है जो कि मैंने cos फाई लेकर चल रही थी शुरू से लैगिंग पावर फैक्टर का, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा कॉन्जुगेट के साथ, तो नेचुरली ये जो बन जाएगा कॉन्जुगेट अप्लाई करने पर √3 V फेज I फेज cos फाई एंगल प्लस फाई, ऐसा ये पूरी पावर बन जाएगी। मैग्नीट्यूड की बात करूँ एपरेंट पावर की तो √3 V फेज I फेज है, और एंगल को लेके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो हम उस तरीके से एक्सपांशन के साथ कर सकते। पर मेरा अभी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा SVV जो है उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज होता है। इसे मैं और अगर अच्छे से लिखना चाहूँ तो SVV का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 V फेज I फेज होता है। इतनी KVA ट्रांसमिट हो रही है ओपन डेल्टा सिस्टम से लोड की तरफ। इससे रिलेटेड और मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगी जब मैं अभी एक प्रॉब्लम हैंडल करूंगी मेरे नेक्स्ट ओपन डेल्टा VV कनेक्शन के नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, और वो मेरा 4th पार्ट होगा। ये 3rd पार्ट में पूरा मैंने डिस्कस कर लिया है, लोड शेयर्ड बाय इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर और टोटल KVA कितनी ट्रांसमिट हो रही है, टोटल एक्टिव पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है ओपन डेल्टा से सिस्टम लोड की तरफ, वो मैंने बताया है। 4th पार्ट में मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी और इसी KVA को थोड़ा सा डिटेल में गेट के परसेप्शन से कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो थोड़ा मैं बताऊंगी। अभी मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफार्मर सीरीज़ लेकर चल रही, तो मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो आगे जाकर मैं गेट के क्वेश्चंस भी लूँगी, पर फिलहाल मैं बहुत ही बेसिक के साथ प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। थैंक यू।